नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो पहला वीडियो था हिंदी साहित्य के इतिहास पे था और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ थे और जो उन ग्रंथों के ग्रंथकार थे, उनसे जितने भी प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी बात पर हमने चर्चा की हुई है, उन सभी तथ्यों पर चर्चा हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के लिंक में जाकर वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही यूजीसी नेट के जितने भी हिंदी कहानियाँ जितनी लगी हुई हैं और साथ में हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानियाँ जितनी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, वो सभी हमने उसकी सारी समीक्षा हमने की हुई है। अगर आप वो सभी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर हमारे आप चैनल की लिंक में जाकर वहाँ से आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा बिंदु है, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के संदर्भ में। आदिकाल अपने आप में एक थोड़ा विस्तृत है, कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो हम इसे पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम एक ही वीडियो में सारा पूरा आदिकाल पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसे पार्ट करके पढ़ेंगे थोड़े थोड़े वीडियो में। तो आज जो हम आदिकाल के संदर्भ में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वह टॉपिक होगा आदिकाल के नामकरण से संबंध में। इसके साथ ही प्रथम कवि एवं उनके मान्यताकार के संबंध में। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि हिंदी साहित्य की शुरुआत किस भाषा से मानी गई है, उस पर भी जो विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। इन सभी बिंदुओं से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पे हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका भी संकलन किया गया है। तो हम यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ तथ्यों को भी समझेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के लिहाज से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबको इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो चलिए हम अपना ये वीडियो देखते हैं, प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्नों के साथ साथ तथ्यों को भी समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, या शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना हुआ है। हमारे विकल्प हैं, विकल्प पहला है प्राकृत से, विकल्प दूसरा है संस्कृत से, विकल्प तीसरा है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, विकल्प चौथा है पाली से। तो ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सही विकल्प है जिसके अनुसार शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना हुआ है। इसके साथ ही कुछ और भी भाषाएं हैं जिनसे विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। पुरानी हिंदी, जैसे हमारी एक अन्य है पुरानी हिंदी से हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांस्कृत्यायन, 2 लोगों ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांस्कृत्यायन ने पुरानी हिंदी से हिंदी साहित्य की शुरुआत माना हुआ है। इसके साथ ही अवहट्ट से भोला शंकर व्यास ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना हुआ है। तो यह तुम्हारे कुछ बिंदु थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ और थोड़ा सा बिंदु है जिसमें हिंदी साहित्य की शुरुआत, अगर ऐसे नॉर्मल ढंग से बताया जाए तो हिंदी साहित्य की शुरुआत अपभ्रंश भाषा से माना गया है। सर्वमान्य जो तथ्य है वह अपभ्रंश भाषा है। हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो अपभ्रंश भाषा से होती है। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा और उसकी शुरुआत ही उन्होंने 10वीं शताब्दी बताया। और इन्होंने, इस पे तो हम बात करेंगे ही कि प्रथम कवि हिंदी का कौन है, उस पर चर्चा की जाएगी, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो इस तरह ये जो थोड़े से बिंदु थे वो हमने देख लिया है। मेन हमारा यह था कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस कवि ने किस भाषा से माना है, तो वो देखना। हमारे ये प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। तो चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में दिया गया है। आदिकाल के नामकरण एवं उसके प्रस्तोता इस प्रकार हैं। तो कुछ बिंदु दिया गया है। पहला है ए चारण काल गारसा दातासी,
दूसरा है वीर काल रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चौथा है डी संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, पांचवा है ई सुमन राजे। इसमें हमें बताना है कौन सही है कौन गलत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। हमें चूज करना है कि हमारा सही उत्तर क्या है। हमारे कूट हैं, पहला कूट है केवल 1, 2, 3 और 4, दूसरा कूट है केवल 1, 3, 4 और 5, तीसरा कूट है केवल 3, 4 और 5, चौथा कूट है केवल 3 और 4। तो हमें इन चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प चूज करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या दिया है, चारण काल गारसा दा तासी। पहला क्या दिया गया है, चारण काल गारसा दा तासी। तो क्या ये सही है, बताइए क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया हुआ है? गारसा दा तासी ने। तो गारसा दा तासी ने क्या कहा है? चारण काल नामकरण किसने किया है? गारसा दी तासी ने तो नामकरण किया ही नहीं था, है ना। गारसा दी तासी के समय में तो नामकरण हुआ ही नहीं है। चारण काल जो नामकरण किया है वह किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ना कि गारसा दी तासी ने। किसने किया हुआ है? किसने किया हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है आदिकाल को। चारण काल नाम दिया है इन्होंने आदिकाल को। तो इस तरह हमारा जो पहला है वो गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है वीर काल। इसे रामचंद्र शुक्ल इसमें दिया गया है। तो यह भी कथन गलत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ना कि वीर काल कहा है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, वीर काल उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और वीर काल जिसने कहा है, वीर काल किसने कहा है? वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है आदिकाल को, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, सी क्या है? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो यह हमारा बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। डी है हमारा संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। यह भी बिल्कुल सही है। संधि काल एवं चारण काल नामकरण दिया हुआ है आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ई है हमारा आधार काल सुमन राजे। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो हमारा ए और बी कूट गलत है। पहला दूसरा गलत हो गया है, तीसरा चौथा और पांचवा यही सही हुए। अर्थात हम इसको थोड़ा, यहाँ ABCD है और यहाँ नंबरिंग नहीं है, ABCD है, तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा आप। कह सकते हैं C, D या E, या फिर कह सकते हैं तीसरा चौथा और पाँचवा। तीसरा चौथा और पाँचवा हमारा सही है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पे है हमारा, कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। हमारा विकल्प सही होता है तीसरा चौथा और पाँचवा। तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो इस तरह हमारा जो ये प्रश्न था नामकरण से संबंधित, इससे कुछ और बिंदु हैं, हम थोड़ा विस्तार से उस बिंदु को भी देख लेते हैं। ये है नामकरण से संबंधित कुछ और बिंदु हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कुछ और बिंदु हैं। ये एक तरफ है नाम, आदिकाल का जो नाम दिया गया है वो, और एक तरफ नाम देने वाले हैं, इसके प्रस्तोता हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको। आदिकाल को चारण काल, ये है चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, हमने भी देखा। प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्रबंधु ने। प्रारंभिक काल, शून्य काल और अपकर्ष काल, ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम किसने दिया है? गणपति चंद्र गुप्त ने।
इसके साथ ही आगे है बीज वपन काल। बीज वपन काल यह नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जय काल कहा हुआ है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसके साथ ही अभी और भी नाम हैं, ये सारे नाम परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे है आधार काल। अभी हमने देखा था प्रश्न में पूछा गया, और वो प्रश्न जो हमने देखा है तुरंत ये परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे ने। अभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। उद्भव काल नामकरण दिया है वासुदेव सिंह ने। संक्रमण काल नाम दिया है हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन ने। तो ये सारे सभी महत्वपूर्ण जो नाम हैं, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिया हुआ है आदिकाल को, ये सारे नाम परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ और भी नाम हैं जो आदिकाल को कुछ विद्वानों ने दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये अंधकार काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, यहाँ है ना, ये इन्होंने जय काल नाम भी दिया है। इन्होंने इसके साथ ही साथ आदिकाल को अंधकार काल भी कहा हुआ है। इन्होंने अंधकार काल भी कहा हुआ है आदिकाल को। इसके साथ ही और भी कुछ बिंदु हैं। मोहन अवस्थी, ये सुमन राजे ने आधार काल कहा। इसके साथ ही मोहन अवस्थी ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। मोहन अवस्थी ने भी आधार काल कहा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो श्याम सुंदर दास ने, इसके साथ हम अगर देखें तो श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल को इन्होंने वीर युग कहा है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है वीर काल, और श्याम सुंदर दास ने कहा है वीर युग। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा हुआ है? वीर युग। तो यह नामकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे आदिकाल के संदर्भ में नंद दुलारे वाजपेयी ने आदिकाल को अशांति एवं संघर्षों का युग माना हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? आदिकाल को उन्होंने अशांति एवं संघर्षों का युग, अशांति एवं संघर्षों का युग, उन्होंने आदिकाल को अशांति एवं संघर्षों का युग कहा हुआ है। बच्चन सिंह ने, आगे हैं कुछ बिंदु हैं, देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है आदिकाल को? तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को कहा है अपभ्रंश भाषा एक जातीय साहित्य। इन्होंने यह नाम दिया है ऐसे, अपभ्रंश भाषा एक जातीय साहित्य। सॉरी, यहाँ तालव्य सा होगा, ये वाला हमने दंत सा लिख दिया है। अपभ्रंश भाषा एवं एक जातीय साहित्य, बच्चन सिंह ने कहा है अपभ्रंश भाषा एक जातीय साहित्य। इसके साथ ही साथ शुक्ल जी ने आदिकाल में देशज भाषा की प्रधानता होने की वजह से इसे देशज काल या देश भाषा काल भी कहा हुआ है। हमारे शुक्ल जी ने इसे देशज या देश भाषा काल भी कहा हुआ है। रामविलास शर्मा ने इसे सामंत युग कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है इसको? सामंत
सामंत युग किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। इसके साथ ही हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अत्यधिक व्याघातों का युग कहा हुआ है। इससे संबंधित अभी आगे प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शंभुनाथ सिंह ने इसे संक्रांति काल कहा है। हमारे शुक्ल जी ने इसे अनिर्दिष्ट युग माना है। और इसके साथ ही साथ रामेश्वर शुक्ल अंचल ने हमारे आदिकाल को राजनीतिक संघर्षों का युग माना हुआ है। राजनीतिक संघर्षों का युग रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है। तो यह तो था जितनी भी प्रश्न पूछ सकता है आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में, उसमें एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, हमने सारा कवर किया हुआ है। बस ज़रूरत है आपको सही से हमारी बातों को सुनने की और हमारी उन बातों को नोट करने की, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नामकरण के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन जिन विद्वानों के नामकरणों को पूछा जा सकता है, उन सभी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यह था नामकरण से संबंधित बातें। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल संबंधी उल्लेख तथ्य इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे नंबरिंग जो है थोड़ा गलत है, 1 2 3 4 हमने ABCD लिख दिया है, 1 2 3 4 कर लीजिए आप। पहला है, देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। दूसरा कथन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। दूसरा हमारा क्या है बिंदु? दूसरा हमारा जो कथन है वह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। तीसरा जो कथन है वह है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। अगला हमारा कथन है चौथा, आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य वृत्ति नहीं मिलती। लास्ट कथन है, आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य वृत्ति नहीं मिलती। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। हमारे कूट हैं, ये देख रहे हैं हम अपने कूट, 1 2 3। दूसरा है यहाँ ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। पहला है हमारा, पहला जो विकल्प है वो है 1 2 3। दूसरा विकल्प है 2 3 4। तीसरा विकल्प है 1 2 4 और चौथा विकल्प है हमारा 1 2 3 4। इसमें कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सत्य है। तो चलिए पहले हम अपने कथन को देखते हैं, तो फिर समझते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है हमारा, देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार है, उसे हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। दूसरा कथन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा। यह हमने अभी जस्ट पीछे देखा हुआ है, पीछे ही हमने इस पर बात की है नामकरण से संबंधित, तो वहाँ यह भी तथ्य हमने बताया था, इस पर भी बात हुई थी, इस लाइन पर भी। तो हमारा यह भी कथन इस हिसाब से बिल्कुल सत्य है। और हमारा चौथा कथन है, आदिकाल में कोई एक निर्दिष्ट काव्य वृत्ति नहीं मिलती। बिल्कुल कोई एक निर्दिष्ट काव्य वृत्ति नहीं मिलती, विभिन्न काव्य वृत्तियाँ देखने को हमें मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल तीसरा कथन है हमारा, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। यह कथन गलत है, यह कथन शुक्ल जी का नहीं है, यह कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शुक्ल जी ने कहा था कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। और इसके अलावा जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जिस प्रकार गाथा या गाहा प्राकृत भाषा के छंद हैं, उसी प्रकार दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का निजी छंद है। अर्थात दोहा या दूहा अपभ्रंश का निजी छंद है। यह कथन शुक्ल जी ने नहीं कहा है, बल्कि यह कथन जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ना कि शुक्ल जी का। तो इस तरह हमारा तीसरा जो है वो गलत हो जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प बनेगा वो पहला बनेगा, दूसरा बनेगा और
चौथा बनेगा। तो ये देखते हैं कौन सा कूट हमारा सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा अगर हमारा सही होता है तो ये वाला, पहला, दूसरा और चौथा। तो इस तरह यह थी कुछ बातें, और हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को चलिए देख लेते हैं, फिर आगे हम अगला प्रश्न अपना देखेंगे। हमारा जो तथ्य है वह है प्रथम कवि एवं उनके मान्यताकार के संबंध में, कि हिंदी के प्रथम कवि एवं मान्यताकार किसको माना गया है, किस विद्वानों के हिसाब से। तो हम देखते हैं मिश्र बंधु एवं शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुष्पदंत इनको हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है, और जबकि नगेंद्र ने सरहपा को प्रथम कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना, और इसके अलावा राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है, और इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्वयंभू को स्थान दिया है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि तो सरहपा को माना है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में इन्होंने स्वयंभू को अपने ग्रंथ में स्थान दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं नामक इनका एक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदी का आदि रूप नालंदा एवं विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय के प्रचार प्रसार के रूप में हुआ था। तो इस तरह इन्होंने यह बात कही हुई है, और इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आगे चलिए देखते हैं आगे कौन है। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को प्रथम कवि माना है, इन्हें प्रथम कवि माना हुआ है। शुक्ल जी ने मुंज या सरहपा दोनों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना हुआ है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। हरिश्चंद्र वर्मा ने ब्रजसेन सूरी को, और बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना हुआ है। शालिभद्र सूरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, और इनकी है ब्रजसेन सूरी की भारतेश्वर बाहुबली धीर रास। क्या कन्फ्यूजन है दोनों में, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे, नहीं तो अक्सर रचनाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है। इनकी है भारतेश्वर बाहुबली रास, जबकि इनकी है भारतेश्वर बाहुबली धीर रास ब्रजसेन सूरी की। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो मतलब प्रथम कवि एवं उनके मान्यताकार के संबंध में, क्योंकि इससे एक प्रश्न या एक दो प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में, या सिर्फ यूजीसी नेट में ही नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हिंदी के होते हैं उनके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, उसमें इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछना रहता है। तो आप इस जो पूरा ये टॉपिक है इसको आप एकदम अच्छे से समझें तो ज़्यादा सही रहेगा। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। एक कथन है जिसके बारे में हमें बात करनी है। कथन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है। देखिए प्रश्न कितना घुमा के पूछा है, अक्सर पूछता है यह किसका कथन है, लेकिन इसमें दिया रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कहाँ दिया है, ये भी उनके ग्रंथ का नाम दिया। ये पूछा है किस प्रकरण में है, कितना अंदर जाके यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न पर को हम देखेंगे, इसका विकल्प जो दिया है, विकल्प है, पहला विकल्प है प्रकरण 1, दूसरा है प्रकरण 2, तीसरा है प्रकरण 3, चौथा है प्रकरण 4। तो किस प्रकरण में इन्होंने यह अपना कथन कहा हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो होगा, विकल्प होगा 4,
प्रकरण 4 में उन्होंने अपना यह कथन कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई है, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। इसके साथ ही शुक्ल जी के और भी महत्वपूर्ण कथन हैं। इन्होंने आदिकाल के संदर्भ में कहा है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, जो कि हमने पहला हमारा प्रश्न यही है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम कह सकते हैं हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक इन्होंने माना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन्होंने अपना इनका अगला कथन क्या है, इन्होंने और क्या कहा हुआ है। ये कहते हैं कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे यह हमें साबित होता है कि शुक्ल जी ने क्यों आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि जो आश्रयदाता थे वो नीति श्रृंगार आदि तो फुटकल दोहे गाते ही थे, लेकिन वो अपने आश्रयदाताओं की राजाओं की पराक्रमपूर्ण जो उनके चरित्र थे, उनके पराक्रम थे, जो उनकी चरित्रपूर्ण गाथाएं थी, उसको भी वो बोलते थे। इसी वजह से उन्होंने इस जो परंपरा थी, प्रबंध परंपरा, उसको उन्होंने रासों का नाम दिया। इसी वजह से उन्होंने वीर गाथा वीर का गान हुआ, वीर गाथा काल कहा, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। वीरता का वर्णन हुआ है आश्रयदाता राजाओं की उनके आश्रय कवियों के द्वारा। अगला कथन ही इनका और मानना है। ये कहते हैं कि अभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन या गुहासेन को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यह महत्वपूर्ण कथन है इनका, जिससे हमें पता चलता है कि अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शुक्ल जी के ही द्वारा पता चलता है कि सर्वप्रथम प्रयोग अभ्रंश का हमें बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के गुहालेख से मिला हुआ है। तो अगला एक कथन इनका और है, 2-3 कथन। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये कहते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली, या कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी का था। और बस आदिकाल के संदर्भ में इनका इतना ही महत्वपूर्ण कथन है। और एक दो कथन है महत्वपूर्ण, वो हम आगे प्रश्न के द्वारा देख लेंगे, प्रश्नों के माध्यम से। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न जो था उसका सही विकल्प था प्रकरण 4। प्रकरण 4 में इन्होंने अपनी यह बात कही हुई है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। इनका कथन किसका कथन है यह हमें बताना हुआ है। फिर से हम एक बार कथन को देख लेते हैं कि अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो उपर्युक्त कथन किसका है हमें बताना है। हमारे विकल्प हैं, विकल्प पहला है राहुल सांकृत्यायन, विकल्प दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प चौथा है नामवर सिंह। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह जून 2019 में पूछा गया था वह प्रश्न है, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो कथन है यह जून 2019 में पूछा गया है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये शुक्ल जी का जो कथन है कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे आप सभी ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। हमारा प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? हमने देखा 2 प्रश्न पूछा गया, दोनों ही प्रश्न ये पूछा गया है कि किस प्रकरण में शुक्ल जी ने अपनी ये बात कही हुई है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि यह कथन किसका है, उन्होंने ये पूछा हुआ है, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जाने लगा है कि किस प्रकरण में पूछा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा डीपली जाके प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उस लिहाज से हमें अपनी तैयारी भी बनाए रखनी है। तो इसमें देखिए फिर से प्रकरण के बारे में पूछा हुआ है कि जो जैसे पुराने चावल जो होते हैं बड़े आदमियों के खाने के योग, मतलब खाने में थोड़ा स्वादिष्ट लगता है पुराना चावल नए चावल की अपेक्षा, तो वैसे ही इसमें कहा गया है कि कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही जो है वो पुस्तक रचने के योग्य समझी जाती थी। यह कथन शुक्ल जी ने अपने किस प्रकरण में बोला है, अपनी जो रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल उसमें। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प पहले हम देख लेते हैं। विकल्प है पहला प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4। तो जो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है हमारा? ये जो सही उत्तर है वह है प्रकरण, सही उत्तर हमारा क्या है? प्रकरण 4। प्रकरण 4, प्रकरण 4 में उन्होंने यह बात अपनी कही हुई है। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है यह प्रश्न आप सभी ने भी पढ़ लिया है। हमने कुछ देर पहले इस प्रश्न को बोला था, इस पर बात की थी। तो लास्ट प्रश्न है, जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। यह किसका कथन है? हमारे विकल्प हैं, पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। तो ये हमारे 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। हमने अभी पढ़ा है हमारा कौन सा विकल्प सही है? रामचंद्र शुक्ल। और जबकि एक कथांश बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, इसी से ही मिलता, अक्सर कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि दोनों कथनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा क्या बहुत अंतर है, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, उन्होंने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वो कहते हैं कि जिस प्रकार गाथा या गाहा प्राकृत भाषा के छंद हैं, उसी प्रकार दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा के निजी छंद हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और शुक्ल जी का कथन है, जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। तो इस तरह यह थी हमारी जो यह वीडियो आदिकाल से संबंधित जो उसके नामकरण थे, प्रथम कवि एवं मान्यताकार थे हिंदी के। इसके साथ ही आदिकाल से संबंधित जो शुक्ल जी के थोड़े महत्वपूर्ण कथन थे और जो विभिन्न फुटकर में तथ्य थे, उन सभी बातों पर हमने चर्चा कर ली है। हमारा जो अगला वीडियो है वो बनेगा जो अगला वीडियो हमारा है, अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं? तो सिद्ध साहित्य पर ही बनाते हैं। सिद्ध साहित्य पर क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक डालेंगे, तो सिद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन सभी पर बात की जाएगी। उससे संबंधित जितने तथ्य हैं उस पर बात की जाएगी। सिद्ध साहित्य की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सिद्ध साहित्य के जितने महत्वपूर्ण कवि हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में सिद्ध साहित्य टॉपिक लेकर।